इस देश में जातिवाद किस कदर पैर पसारे हुए है और कितना मजबूत होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ग्वालियर में एक विवाद चल रहा है। ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगनी है। ग्वालियर हाईकोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक बेंच है। जो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं कैस साहब, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की कि बाबा साहेब की तस्वीर लगनी चाहिए ग्वालियर हाईकोर्ट में। 2-3 ब्राह्मण समाज के वकीलों ने इसका विरोध शुरू किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। कल सोचिए, कल के दिन कैस साहब के यहाँ बैठक थी। तमाम जो शोषित वंचित समाज, खासकर कुशवाहा, SC ST OBC के वकील गए, लेकिन जो 2-3 ब्राह्मण समाज के वकील हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और जो सरेआम मारपीट की धमकी भी दे रहे हैं, वो नहीं पहुंचे। सोचिए, ये सब हुआ जब कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन लोग नहीं गए। एक और उदाहरण बता रहा हूं। भारत के चीफ जस्टिस जो हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दूसरे दलित समाज के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनका नाम है BR गवई साहब। ये जब पहली बार महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से आते हैं तो इनको प्रोटोकॉल नहीं मिला। यहां तक कि सोचिए, प्रोटोकॉल में आना था महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को, सेक्रेटरी को, गृह। उसके बाद उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनको DGP को आना था, जो महाराष्ट्र के DGP हैं वो रिसीव करने आना था। साथ ही वहां के जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं उनको एयरपोर्ट आना था, लेकिन ये लोग नहीं आए। अब खबर है कि एक भाड़े की गाड़ी भेज दी गई। ये बातें इसलिए गंभीर है। सोचिए, इस देश में अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं तो ये आपके साथ हो सकता है। अब तो आज महामहिम उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, जो खुद किसान कम्युनिटी से हैं, वो दलित नहीं है, OBC समाज से आते हैं। कई जगह OBC में भी हैं, कई जगह जनरल में हैं। वो राजस्थान से आते हैं, वहां वो OBC कम्युनिटी में आते हैं, जाट समाज से हैं। उन्होंने भी कहा है कि कई बार मुझे भी प्रोटोकॉल नहीं मिला। आप कल्पना कीजिए कि क्या यह संभव है कि इस देश में SC ST OBC के लोग चाहें तो चीफ जस्टिस की बात को नकार दें? यह संभव है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, या यूपी में मायावती जी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, तो क्या होता? आप बस कल्पना कीजिए। तो ये कितना खतरनाक है, मैं इसलिए कह रहा हूं। इस देश में आप मुख्यमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए। जिस हनक से कांग्रेस ने सरकार चलाई, और वो तो कांग्रेस की तो फिर भी हनक नहीं थी। आप सोचिए, नरसिम्हा राव की आलोचना हुई, मनमोहन सिंह के समय तो मीडिया ने खाल खींचना शुरू किया था। CAG ने किस तरह से झूठ बोला, कोयला घोटाला हुआ है, 2G घोटाला हुआ है, और एक दलित समाज के टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर A राजा को जेल में डाल दिया गया। OBC समाज की बेटी कनी मोरी को जेल में डाला गया। आप सोचिए, आरोप लगा था, और यह सच है कि वो आरोप झूठे पाए गए। कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि कल मायावती प्रधानमंत्री हो जाए। आप कल्पना कीजिए कल तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री हो जाए। आप कल्पना कीजिए, पार्टी मतलब बीजेपी में नहीं, मतलब गैर सवर्ण की जो पार्टी है, या अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाए, तो क्या इस तरह की चारों तरफ चुप्पी रहेगी? ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो बवाल करना शुरू कर देगा मीडिया। सोचिए, क्योंकि मीडिया इस देश में जातिवाद का वो अभेद किला है जो कोई नहीं ढा पाया है। सबसे ज्यादा जैसी किसी दलित पिछड़े की सरकार होती है, या दलित पिछड़े के काम होना शुरू हो जाए,
तो सबसे पहले आवाज उठती है मीडिया से। मीडिया ईमानदार हो जाता है, पत्रकारिता होने लगती है और खाल खींच देंगे ये लोग। जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाए, सुशासन खत्म हो जाता है। याद कीजिए, मायावती जी मुख्यमंत्री थी और लखनऊ को और ग्रेटर नोएडा को सुंदर बनाने के लिए पार्क बन रहा था। किस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोग बयान देते थे, किस तरह से रोज सुओ मोटो नोटिस संज्ञान लिया जाता था और कहा जाता था कि सरकारी पैसा पत्थर में बर्बाद किया जा रहा है। और सोचिए, आज वही लखनऊ का पार्क, अंबेडकर पार्क किस तरह से आज धरोहर है। अखिलेश जी से बड़ी गलती हुई। अखिलेश जी ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फरवा दिया, राज्य में प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया, बाबा साहेब के नाम के पार्क को मिश्रा जी के नाम पर रख दिया, तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम को, जिला को नाम बदल दिया। लेकिन चलिए, 10 साल के बाद बीजेपी ने उनको जातिवाद सिखा दिया। जब उनका घर धोया गया, अब उनको लगता है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अखिलेश जी साधने की कोशिश में रहते हैं। जिस तरह से गोल मटोल वो बोलते हैं, उनसे उम्मीद नहीं है। उससे ज्यादा तेज तरार तरीके से तो राहुल गांधी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात उठा रहे हैं। और राहुल गांधी को पता चल गया है कि इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यहां तक कि जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर समाज के लोग ईडी में नहीं है, सीबीआई में नहीं है, ईसी में नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, सीएजी में नहीं है। यहां तक कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज के प्रमुख नहीं होते हैं, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। सोचिए, नहीं होते हैं। तो इस देश में जैसे ही कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जज हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, तो उनके खिलाफ सबसे पहले मीडिया खड़ा हो जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगने लगेंगी और जज एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद रहा सहा काम इनकम टैक्स और ईडी करने लगेगा। उसके बाद सीएजी करने लगेगा। सब जगह से खबरें लीक होंगी और मीडिया पूरे देश को अपने सर पर उठा लेगा। और तमाम बहुजन, शोषित, वंचित समाज का कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री बन जाए तो उसको सर पर उठा लेगा और उनकी बदनामी शुरू कर देगा। और बहुजन समाज के लोग अपने ही नेताओं को भ्रष्ट मान लेते हैं। तो ये इस देश की हकीकत है। तो सोचिए, ग्वालियर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के चाहने के बावजूद भी बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग रही है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है क्योंकि वो दलित समाज से हैं। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी जा रही क्योंकि वो दलित समाज से हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सब की वजह इस देश की मीडिया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ले जा रहा हूं आपको ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी भुना रही है। ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी की मदद है। सोचिए, कांग्रेस की क्या हालत हो गई है 10 साल में। अभी 11 साल हुए कांग्रेस को मीडिया ने कब से बहिष्कार किया है? 12 साल से। 2 साल मनमोहन सिंह का बहिष्कार किया और 10 साल से कांग्रेस का बहिष्कार चल रहा है। नतीजा कितनी खराब हो गई है। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के दलों को मीडिया आजादी के समय और आजादी के पहले से बहिष्कार कर रही है। हमारे नेताओं के खिलाफ तो मीडिया आजादी के बाद से है, आजादी के पहले से मनुवाद के पक्ष में है। 10 साल में जब मीडिया न के चाह करने से कांग्रेस बर्बाद हो गई, तो सोचिए बहुजन दलों की क्या हैसियत है जिनके खिलाफ मीडिया है। अब ऑपरेशन सिंदूर को मीडिया ने मुद्दा बना लिया है। ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ट्रेन के टिकट पर मोदी जी की फोटो छप रही है। मीडिया को एजेंडे पर लगा दिया गया है। लेकिन यह मत कहिए कि मीडिया का भी असर खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 40% जो ग्रामीण इलाका है, मैं अभी गांव में रह रहा हूं, गांव में अभी भी लोग टीवी देख रहे हैं न्यूज के लिए और उसका असर है। और सबसे ज्यादा जो लोग देख रहे हैं वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं
जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, लेकिन बिजली आ गई है, टीवी आ गया है, तो उनको लगता है कि जो टीवी वाला कह रहा है वो सही है। वो तो गनीमत है कि 70% लोग अब पढ़ लिख गए हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तो उनको लगता है कि टीवी वाला जातिवादी है, झूठा है। लेकिन अभी भी 30% लोग उसके दबाव में हैं, टीवी अखबार को देख रहे हैं, उनको नहीं पता है मीडिया का ये चरित्र, जातिवाद, मनुवाद नहीं पता है। 25% तो मान ही लीजिए, 75% लोग उससे निकल गए हैं, 25% बहुजन जो है वो उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन ये 75% बहुजन जो निकल गए हैं, ये काफी है भारत में सत्ता के परिवर्तन के लिए और सत्ता के बदलाव के लिए। तो यकीन मानिए, पिछले 10 साल में जिस तरह से बीजेपी ने तमाम बहुजन नेताओं को सुधार दिया है, कांग्रेस को सुधार दिया है, अब अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों या कांग्रेस हो, सबको लगता है कि अब सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी और सबको लगता है कि मीडिया हमारे खिलाफ है। और मीडिया खिलाफ इसलिए है क्योंकि उसमें सिर्फ सवर जनरल कैटेगरी का वर्चस्व है, और जनरल कैटेगरी में भी जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर नहीं है, क्षत्रिय समाज के लोग भी नहीं हैं, कुछ मुट्ठी भर जाति के लोग हैं जो टीवी अखबार को चला रहे हैं, और वो इस देश के 90% लोगों के खिलाफ हैं, उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हैं, वो जाति जनगणना के खिलाफ हैं, वो आरक्षण के खिलाफ हैं, वो अंधविश्वास और कर्मकांड के समर्थक हैं, जो मनुवाद और जातिवाद मानते हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का बिहार में तो कम से कम असर, चुनाव में असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर का असर नहीं पड़ने वाला है। यहां सामाजिक न्याय पर ही सरकार बनेगी, और जिस तरह से राहुल गांधी ने लाइन खींची है, यकीन मानिए उस लाइन पर उनके सारे महागठबंधन के लोग चल रहे हैं, और बीजेपी भी मजबूर है। तो बिहार में सवर्ण समाज को सबसे कम टिकट मिलने जा रहा है। अगर समाज जिस तरह से बिहार में एकजुटता दिख रही है दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की, लगता है कि यहां जनरल कैटेगरी की हालत तमिलनाडु जैसी हो जाएगी, और कोई भी पार्टी जो उनको टिकट देगी वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। यहां सबसे ज्यादा फायदे में अति पिछड़ा दिख रहे हैं, 35% उनकी आबादी है, उनको भर भर के टिकट मिलेगा, फिर पिछड़े समाज को टिकट मिलेगा, फिर दलित समाज को टिकट मिलेगा, अल्पसंख्यक समाज को भी टिकट मिलेगा। हां, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के लोग कुछ टिकट दे दें, लेकिन एनडीए तो टिकट, बीजेपी इस बार चुनाव में सवर्णों को टिकट नहीं देगी, क्योंकि उसे पता है कि हमको चुनाव जीतना है। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा बदलाव है बिहार में, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो ऑपरेशन सिंदूर बिहार में तो चुनावी मुद्दा नहीं बनने जा रहा है, ये आप एकदम तय मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। बिहार में चुनावी मुद्दा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस बनेगा, और राहुल गांधी ने जिस तेवर और तलखी से इस मुद्दे को उठाया, उससे इस मुद्दे को बल मिला है। अब इस देश में पढ़ाई लिखाई का असर देखिए। एक बाबा है अनिरुद्धाचार्य, वो पहले एक ट्रक ड्राइवर था, खलासी था, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनके परिवार में लोग वो लोग वोकल होते हैं, क्योंकि उनका पेशा ही रहा है जजमानी का, या तो मंत्र पढ़ाने का, शादी ब्याह में तो बोलना वो जानते हैं। आप देखिएगा अनिरुद्धाचार्य के नाम पर सारे वीडियो, अगर आप रील्स देखते हैं तो वायरल होता है। जो महिलाएं हैं वो किस तरह के सवाल पूछती हैं, और अनिरुद्धाचार्य किस तरह से मजे लेता रहता है। आपके कितने पति हैं, आपका पति जो है वही तो भगवान है, आपको कौन खरीद कर लाया है, ऐसे ऐसे बयान, ऐसे ऐसे द्व्यर्थी संवाद, और सबसे ज्यादा द्व्यर्थी संवाद महिलाओं के साथ होता है। सोचिए अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो आप जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य द्व्यर्थी संवाद करता है, ये कौन लोग हैं जो वहां जाते हैं? ये 90%, 95% शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए हैं, जिनको लगता है कि आज भी धर्म उनको मान सम्मान, इज्जत, पैसा, अमीर बनाएगा। उनको आस्था और अंधविश्वास में फर्क नहीं पता है। उनको नहीं पता है कि जब पेट भरा रहेगा तभी भजन होता है,
किस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, किस तरह से उनसे द्व्यर्थी संवाद किया जाता है, और किस तरह से अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग जो वाक्पटुता में, इन्हीं को फूले साहब ने कलम कसाई कहा है। ये लिखने पढ़ने बोलने में अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन इनका नियत काला होता है। ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। वो उसको तौलते हैं कि ये तेज तरार है कि नहीं, ये अमीर है कि नहीं, ये बोलने में शातिर है कि नहीं। जो सज्जन है, जो सीधा है, जो सरल है, जो ईमानदार है, ये लोग उनको बेवकूफ समझते हैं। लेकिन ज्यादातर 90% लोग बहुजन समाज के लोग जाते हैं, और बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी महिलाएं जाती हैं और उनके साथ द्व्यर्थी संवाद होता है। उनको नीचा दिखाया जाता है, उनको जलील किया जाता है आस्था के नाम पर और धर्म के नाम पर। और सबसे ज्यादा जो मजाकिया रील्स हैं भारत में, वो अनिरुद्धाचार्य के कमेंट पर बन रहे हैं। उसके बाद महिलाओं के खिलाफ ज्यादातर एंटी कमेंट्स रील्स बन रहे हैं, जिसमें महिलाओं को क्रूएल दिखाया जाता है, महिलाओं को लालची दिखाया जाता है, महिलाओं को गोल्ड डिगर दिखाया जाता है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा रील्स बन रहा है, उसमें पुरुषों को प्रताड़ित दिखाया जाता है। सोचिए, क्या यह सच्चाई है कि भारत में महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं? यह तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। लेकिन जब आप रील्स देखेंगे तो अनिरुद्धाचार्य जो खुद को धर्म गुरु कहता है, उसकी बात में न तो सज्जनता है, न उसकी बात में आस्था है, न उसकी बात में ज्ञान विज्ञान है। उससे अच्छा तो वो आचार्य प्रशांत है, जो कम से कम दिलीप मंडल के संपर्क में आने के बाद कबीर, रविदास, बुद्ध की बातें करता है। अंधविश्वास तो वो भी फैलाते हैं, लेकिन उसका थोड़ा वैज्ञानिक सोच है। अब बताइए, किसवीं सदी में आप कैसे लड़ेंगे? दुनिया 6 जनरेशन के प्लेन बना रही है। आपके ये अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग कह रहे हैं कि गोबर लोपो। ये लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग हैं, ये देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये देश को पीछे ले जा रहे हैं। हम सब ने अभी देखा कि भारतीय सेना ने किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को दांत खट्टे किए। वो अगर सीज फायर नहीं होता तो इस बार पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो जाती, आतंकवाद खत्म हो जाता। पता नहीं किस दबाव में सीज फायर कर दिया गया। सोचिए, कहा गया कि ट्रंप के दबाव में। अभी ट्रंप ने 2 घंटे तक पुतिन को समझाया कि सीज फायर करो, पुतिन ने मना कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, भारत के लोगों को ज्ञान विज्ञान, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाना पड़ेगा। और खासकर जो 90% शोषित लोग हैं, जो न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न जिनके पास जमीन है, न बिजनेस है, न व्यापार है, न शहर में जगह है, जो इस देश में मजदूर, मजबूर और लाचार हैं, खाने के लिए मोहताज हैं, उनकी किस्मत सिर्फ शिक्षा से बदल सकती है और संविधान से बदल सकती है। और वो वोट की ताकत जो बाबा साहब ने दिया, उसका जब आप सही इस्तेमाल करेंगे तभी आपके अधिकार मिलेंगे। तो ये पूरी बातचीत आप लोग बताइए कैसी लगी। और सोचिए, आप देखिए इस देश में जो रील्स बन रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ कमेंट्स करके बनाए जा रहे हैं, पुरुषों को प्रताड़ित दिखाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। और तीसरी जो सबसे, पुरुष प्रताड़ना में तो फिर भी है कि प्यार मोहब्बत झलकता है कि चलिए पति पत्नी के बीच तंज है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच तंज है, एक दूसरे के बीच कन्वर्सेशन, उसको तो फिर भी मान लेंगे। लेकिन सोचिए, जो धीरेन्द्र जो शास्त्री है, या जो अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग हैं, किस तरह से वो अपने ही लोगों को, जो आस्था की वजह से उनके साथ आए हैं, किस तरह का द्व्यर्थी संवाद करता है और किस तरह की फब्तियां कसता है महिलाओं पर। आपको लगता है कि ये आस्था है, ये धर्म है? जहां द्व्यर्थी संवाद होते हैं, जहां लोगों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण बातों को नहीं बताया जाता है। आस्था का मतलब है कि आप लोगों को बताइए कि आप स्वस्थ कैसे रहें, आपकी जिंदगी कैसे बेहतर हो, आपको शांति, मानसिक रूप से शांति कैसे मिले,
आप एक बेहतर नागरिक कैसे बने। सिर्फ द्व्यर्थी संवाद और फब्तियां कसता है वो शख्स। ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाएं आती हैं, वो कम पढ़ी लिखी होती हैं, वो उनके मन में हजारों सवाल होते हैं जो वो पूछती हैं और उसका बेवजह उन पर मजाक उड़ाया जाता है, फब्तियां कसी जाती है और उनके ह्यूमन डिग्निटी को रौंदा जाता है। ये देखिएगा आप रील्स में। तो ओवरऑल बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलने वाला। और सोचिए, आप जज बन गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तो क्या हुआ, आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ेगी और आपके एडवाइस को या फैसले को नहीं माना जाएगा और आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। इस देश में डिक्टेटरशिप कोई ला सकता है तो वो इसलिए आएगा क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं है। कोई भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री डिक्टेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके साथ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या मीडिया या ब्यूरोक्रेसी या जुडिशियरी खड़ा नहीं होगा जाति की वजह से। लेकिन कोई भी जनरल कैटेगरी की लीडरशिप वाली पार्टी इस देश में डिक्टेटरशिप ला सकती है, क्योंकि जिस विचारधारा के वो हैं उन्हीं की जातिगत विचारधारा के लोग मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ईडी में हैं और उनके लिए कहीं से कोई सवाल नहीं उठता है। और इसमें सबसे बड़ा दोषी इस देश का जातिवादी और मनुवादी मीडिया है, जो इस देश को बरगला रहा है, जो भोले भाले लोगों को ठग रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।